नरेन, आज मैं ये वस्त्र तुम्हें दे रहा हूँ। इस वस्त्र का मान रखना। गुरुजी, इस वस्त्र का मान तो मैं जरूर रखूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वस्त्र का अर्थ क्या होता है। गुरुजी, नरेन। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। आपने मुझे ये भगवा वस्त्र दिया, मैं इसका सम्मान तो जरूर करूंगा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि आप खुद एक संन्यास जीवन जीते हैं और मैंने आपको कभी ये वस्त्र परिधान करते हुए नहीं देखा। ऐसा क्यों गुरुजी? नरेन, मेरी कुछ बेबसी है और ये सब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है मेरी माँ। मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी कि मैं भगवा वस्त्र परिधान करूं। मेरी माँ चाहती थी कि मैं दूसरों की तरह घर परिवार में मन लगाऊं, गृहस्थ जीवन बिताऊं, और मैं माँ का मन को तोड़ नहीं सका। इसलिए ना चाहते हुए भी मान गए कि माँ का मन में दुख नहीं पहुँचाऊंगा। मन तो मानता नहीं था, लेकिन ये मेरी बेबसी थी जिसकी वजह से मैं सर्वसमक्ष सन्यासी नहीं बन पाया। ये तो मेरी मजबूरी थी नरेन, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हारी माँ बहुत कठोर दिल के हैं और ऐसी माँ तो किसी को नसीब से मिलती है। तुम अपनी माँ के सहारे कर्म करो नरेन, अपना कर्म करो। जाओ जाओ। क्यों मित्र, रामकृष्ण जी के पास गया था? हाँ, गया था मैं। क्यों? मुझे उस आदमी से मिलकर एक खुशी मिलती है, मन का सुकून मिलता है, मैं इसलिए जाता हूँ। ऐसी क्या खास बात है उस आदमी में? मेरे मित्र, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे मन के प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका। पीर, फकीर, संत, साधु महाराज, हर जगह मैं गया, मुझे कहीं भी कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन इस आदमी ने मेरी आंखें खोल दी। मित्र, भ ये भूमि, ग ये गगन, और इसी तरीके से पंच तत्व से बनी हुई ये धरती, यही तो भगवान है। और मैं इसको छोड़कर कहाँ कहाँ पीर, फकीर, साधु के दर पे भाग रहा था। इस आदमी ने मुझे सिर्फ भगवान का अर्थ समझाया है, ऐसा नहीं है। और हमने जो पाठशाला में पढ़ा था, अहम ब्रह्मा, उसकी असल पहचान कि ब्राह्मण ईश्वर हमारे ही अंदर है, इसकी असल पहचान उन्होंने ही कराई है। और एक बात बोलूं मेरे मित्र, आज उन्होंने नरेंद्र और मेरी पहचान कराई है। ये क्या पागलपन है? नरेंद्र और तू अलग है क्या? मेरे मित्र, नरेंद्र तो इस शरीर का नाम है, इसका क्या होना है?
एक दिन ये मिट्टी हो जाएगा। लेकिन इस शरीर के अंदर, इस शरीर का सहारा लेके जो काम कर रहा है वो कौन है? इन आंखों से जो देख रहा है वो कौन है? मेरे मित्र, इस चीज की पहचान आज तक हमें नहीं हुई थी, लेकिन इस आदमी ने उस चीज की पहचान कराई है। और इसी प्यास को बुझाने के लिए मैं आज भी बार बार उनके पास दौड़ा चला जाता हूँ। पीने के लिए पानी की उनके पास कमी ही नहीं है। जितना ही जानो, जितना ही ले लो, उनके पास कोई कमी नहीं है। अब तो मैंने एक फैसला किया है। क्या? वो ये कि अब मैं घर परिवार पूरे तरीके से छोड़ दूंगा। क्या? और मैं संन्यास ले लूंगा। सिर्फ माँ की अनुमति की देर है, बस फिर मैं संन्यास ले लूंगा। और उसके बाद? और उसके बाद घर संसार को त्याग करके एक सन्यासी जीवन व्यतीत करूंगा। क्या हासिल होगा उससे? मेरे मित्र, घर परिवार में तो मेरा मन ही नहीं लगता। सन्यास जीवन में मैं क्या हासिल करूंगा इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने मन की जो प्यास है उसे बुझाने का प्रयत्न करता रहूंगा। विश्व भर घूमूंगा, लोगों से मिलूंगा, अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करूंगा, लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो गुमराह ना हो जाए। बस इतना ही, और क्या। कुछ दिन पहले रामकृष्ण ने एक चमत्कार किया था। उस दिन हमारे जैसे कुछ लड़कों ने उन्हें थिएटर देखने के लिए आमंत्रित किया था और जानबूझकर टिकट नहीं दिया था ताकि उनको वापस जाना पड़े। लेकिन जब हम सब थिएटर देखने पहुंचे तो हमने देखा कि वो पहली पंक्ति के बीच में बैठे हैं। ये कैसे मुमकिन था? यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। उनके सामने मैं आज भी अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ। वही तो कह रहा हूँ मेरे मित्र कि ये जो वो योग विद्या है ना, इसे तो हमारे अपने ही लोगों ने नकार दिया है। अब कौन सी पाठशाला में इसे सिखाया जाएगा जो लोग इसे समझ सके? और फिर रामकृष्ण जैसे व्यक्ति, वो तो घर घर जाकर ये विद्या सिखाएंगे नहीं। इस विद्या को या तो भूल जाओ या तो फिर अंग्रेजों की तरह नकार दो। नकारा कौन था? मेरे मित्र, मैंने अपने समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपना ये विचार बताया था, लेकिन सबने इसको नकार दिया। अब तुम ही सोचो, जब इतने गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो इस विद्या को नकार देते हैं, तो फिर साधारण सामान्य लोगों का क्या है? वो तो इसे नकार ही देंगे। और योग विद्या, ज्योतिष विद्या और तंत्र विद्या, यही तो हमारे देश की धरोहर है और ये सारी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसे कुदरत ने हमें दिया है, लेकिन हमें देखो, हमारी ये दो आंखें इन विद्याओं को नहीं देख रही है। देखती है तो बस अंग्रेजों का गोरा रंग। और कितने ही युगों युगों से हमारे देश ने विश्व पे राज किया है। अब कुछ समय के लिए हमारे देश के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा जाएगा। ये दुख की बात है, हमें देखना तो नहीं है। और यही वजह है कि मैंने फिर संन्यास का रास्ता चुन लिया है। नरेंद्र, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब ठीक कर रहे हो? क्यों नहीं? मुझे यही अच्छा लगता है तो मैं यही करूंगा। साधारण लोगों को शादी वगैरह करके घर बसाना हो तो वो यही करेंगे। मेरे कर्म में यही लिखा है तो मैं यही करूंगा। चलो, अब देर हुई है, हम निकलते हैं।
नरेन, मित्र, एक बुरी खबर है। तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। नरेन, तुमको इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है? मित्र, यही तो जीवन का एक सत्य है। जीवन और मृत्यु, असर क्या होगा? मैंने अभी भी घर को त्यागा नहीं है। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाइयों को मुझे दिलासा देना होगा। ऐसे समय में मुझे उनके साथ रहना होगा। मित्रों, इस समय मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मेरी मदद करो। अरे भैया, आप इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो? चलो बैठते हैं। एक बुरी खबर है। क्या बात है? आप कुछ चिंतित लग रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना खराब समाचार मैं तुम्हें कैसे दूं। क्या बात है भैया, बताइए तो सही। क्या हुआ? कैसे कहूं? क्या बात है, बताइए। मुझे मालूम नहीं ये समाचार सुनकर तुम पे क्या असर होगा। हमारे परम मित्र विश्वनाथ दत्त अब हमारे बीच नहीं रहे। कल रात अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। उनके साथ तुम्हारा संबंध क्या था, ये तो मुझे मालूम है। फिर भी ऐसे मौके पर मुझे लगता है तुम्हें उनके परिवार के साथ होना चाहिए। नहीं भैया, वो अधिकार तो मैं खो चुकी हूँ। इससे पहले भी उस परिवार में कई लोगों का देहांत हुआ, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाई। लेकिन देहांत होने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें उनके परिवार से मिलना चाहिए, उनको दिलासा देना चाहिए। ये तो वही बात हुई ना भैया। जीते जी नहीं मिला दाना पानी और मरने के बाद मिला छेना पानी। वो तुम कुछ भी कहो, मगर मैं इतना समझता हूं कि इस समय तुम्हें उनके परिवार से मिलना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। नहीं भैया, लोग चाहे कुछ भी सोचे, मैं नहीं जाऊंगी वहां। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जगदीश काका। अरे नरेंद्र बेटा, आप इधर कैसे? आओ 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 नरेंद्र बेटा, आओ बैठो। मैं जाऊं क्या साहब? अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, आपसे मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। अरे नरेंद्र, आओ बेटा, बैठो इधर। कैसे हो
नरेंद्र बेटा, बहुत विचलित लग रहे हो, क्या बात है? अरे आप इन्हें जानते हैं? विश्वनाथ जी के सुपुत्र नरेंद्र। हाँ हाँ, आपका पिताजी का बहुत नाम सुना था। अरे मनीलाल, इस कचहरी में अभी तक दूसरा उनके जैसा कोई वकील नहीं हुआ। अरे उसे कौन नहीं जानता, आज भी कचहरी में उनकी कमी महसूस होती है। ये कौन है? अरे ये कोई गैर नहीं है, ये विश्वनाथ जी का बेटा है। अच्छा अच्छा, मैं चलूं? सर, आपकी काम की बात कर लीजिए, मैं निकलूं? अरे नहीं नहीं मनीलाल, ये घर का ही बच्चा है और तुम्हें जो भी बोलना है इसके सामने बोल सकते हो। काका, पिताजी तो नहीं रहे, ये तो आपको पता ही है। घर की आर्थिक परिस्थिति भी बड़ी खराब चल रही है। घर का खर्चा चलाना बहुत दुश्वार हो गया है। माँ ने मुझसे कहा था एक बार आपसे जाके मिल ले, मैं उसी वास्ते आपके पास आया हूँ। कोई नौकरी का बंदोबस्त हो जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। हाँ नरेंद्र, ये बात तो सही है। तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं कोई ना कोई तुम्हारे लिए रास्ता जरूर निकालूंगा। जब तक तुम्हारा स्थायी रूप से कुछ नहीं हो जाता नरेंद्र, जब तक तुम मेरे साथ आओ, मेरा कुछ हाथ बटाओ, तुम्हारा कुछ आवक का बंदोबस्त हो जाएगा। चिंता मत करो बेटा, साहेब ने जब बोला है ना तो काम हो जाएगा। ठीक है काका, मैं कल से ही आ जाऊंगा। पता है मनीलाल जी, विश्वनाथ जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी बहुत चाहत थी कि उनके एक बेटा हो। और सच बोलूं, ये जो नरेंद्र है ना, ये शिव जी की मन्नत से मिला है उन्हें। अभी तो विश्वनाथ के और भी 2 बेटे हैं, लेकिन ये जो नरेंद्र है ना, ये मुझे कोई साधारण बालक नहीं लगता है। मैं बचपन से देख रहा हूं, इसके तेज दिमाग के आगे तो कभी कभी हम हार जाते हैं। आज भले ही ये नौकरी के लिए परेशान है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये नौकरी नहीं करेगा। घर की परिस्थिति की वजह से आज ये नौकरी के लिए मजबूर है।